सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। नवाज शरीफ साहब ने नजर सानी की दरख्वास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट के मार्च में आने वाले फैसले के हवाले से। नवाज शरीफ साहब चाहते थे दो चीज़ें, एक ये कि नवाज शरीफ साहब को उस वक्त तक जमानत दी जाए, यानी गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए जब तक वो सेहतयाब नहीं होते, और दूसरी दरख्वास्त उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये की अपने वकील ख्वाजा हारिस के तवस्सुत से कि नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए इलाज के लिए, क्योंकि ये वाहिद हल है उनके सेहतयाब होने का या उनके इलाज का। आज वो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। इस समात के अहम जो नुकात है वो मैं चाहूँगा आपके सामने रखा जाए। आगाज़ में ख्वाजा हारिस साहब ने नवाज शरीफ साहब की बीमारी का जो नक्शा खींचा सुप्रीम कोर्ट के फाजिल बेंच के सामने, 3 रुकनी बेंच के सामने, वो नक्शा इस किस्म का था कि जिसको देखकर लग रहा था कि शायद नवाज शरीफ साहब की जो सूरत हाल है बीमारी की वो इंतहाई तशवीशनाक हद तक बिगड़ती जा रही है। ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया कि उनके मौकिल की जो हालत है वो ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक फौरी तौर पर एंजियोग्राफी की ज़रूरत है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि एंजियोग्राफी के लिए 1 घंटा दरकार होता है, हमने आपको 6 हफ्ते दिए। ख्वाजा हारिस ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ मुताद्दिद बीमारियों में मुब्तला हैं। चीफ जस्टिस ने उनसे इस्तफसार किया, क्या उन्होंने कोई इलाज कराया और कौन सा इलाज कराया? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, जी इलाज कराया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी सेहत मजीद बिगड़ी है। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, यानी जमानत मिलने से नवाज शरीफ का नुकसान हो गया है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर अदालत में कहके बुलंद हुए। ख्वाजा हारिस ने कहा कि नवाज शरीफ की गुर्दे की बीमारी अभी भी है, डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पर उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। चीफ जस्टिस आसिफ खोसा ने ख्वाजा हारिस से यह इस्तफसार किया कि हम कैसे जान सकते हैं कि रिपोर्ट्स में डॉक्टर्स जो कह रहे हैं वो ठीक है, डॉक्टर्स के खतूत पर कैसे यकीन किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में इलाज के लिए बेहतरीन अस्पताल, टेक्नोलॉजी, मशीनरी और डॉक्टर्स दस्तियाब हैं। नजर सानी की दरख्वास्त में बाज़ डॉक्टर्स ने पाकिस्तान में इलाज के मुमकिन होने से मुताल्लिक गैर वाज़ेह राय दी, जिस पर चीफ जस्टिस ने डॉक्टर्स की जानिब से दी गई गैर वाज़ेह राय पर सवाल उठाया कि डॉक्टर्स माहिरीन हैं और उन्हें मालूम होना चाहिए कि क्या इलाज पाकिस्तान में दस्तियाब है या नहीं। डॉक्टर्स की जानिब से पाकिस्तान में इलाज के मुमकिन होने या ना होने से मुताल्लिक गैर यकीनी पर मबनी राय समझ से बालातर है। चीफ जस्टिस ने गैर मुल्की डॉक्टर्स की जानिब से रिपोर्ट में दी गई राय से मुताल्लिक सवाल किया कि इन डॉक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि हमारे पास इलाज की सहूलत दस्तियाब है जो हम मुहैया कर सकते हैं, लेकिन इन डॉक्टर्स ने ये क्यों नहीं कहा या ये कहीं नहीं कहा कि यह सहूलत सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास मौजूद है, यानी यह सहूलत पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। जस्टिस खोसा ने कहा कि हमें बैरून मुल्क डॉक्टर्स की काबिलियत पर कोई शक नहीं, लेकिन उन्होंने ना तो मरीज का मुआयना किया और सिर्फ खतूत लिख दिए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मेडिकल बोर्ड की राय के बाद डॉक्टर्स की इनफरादी तौर पर राय की क्या जरूरत बनती है? दरख्वास्त गुजार को डॉक्टर्स की इनफरादी राय पर रिलीफ नहीं दिया जा सकता। जस्टिस याहिया अफरीदी ने मजीद कहा कि मेडिकल बोर्ड बनवाने के पीछे कोई लॉजिक, कोई तारीख और कोई रीजन मौजूद होती है जिस मकसद के लिए मेडिकल बोर्ड बनवाया जाता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने किसी कैदी को बीमारी की दरख्वास्त पर ऑपरेशन के लिए जमानत पर रिहा किया, लेकिन उस कैदी ने ऑपरेशन ना करवाया, जिस पर उसकी जमानत मनसूख कर दी गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे नवाज शरीफ साहब को जमानत पर रिहा किया, लेकिन उन्होंने अपना इलाज ना करवाया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि डॉक्टर्स ने कहा था कि दरख्वास्त गुजार का फौरन इलाज करवाया जाए और इसीलिए हमने आपको जमानत पर रिहा किया था। चीफ जस्टिस ने यह रिमार्क्स बार बार दिए कि हमने अपने फैसले में 6 हफ्तों का वक्त इलाज करवाने के लिए दिया था, लेकिन आपने ये 6 हफ्ते सिर्फ टेस्ट्स पर टेस्ट करवाने में सर्फ कर दिए। हमने आपको 6 हफ्तों के लिए इलाज का मुकम्मल पैकेज दिया था, क्योंकि मेडिकल बोर्ड ने कहा था कि फौरी इलाज की जरूरत है, लेकिन आप 6 हफ्तों में सिर्फ टेस्ट करवाते रहे। ख्वाजा हारिस ने कहा कि उनके मौकिल स्ट्रेस में हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जितने लोग भी जेलों में होते हैं वो स्ट्रेस में ही होते हैं। चीफ जस्टिस ने नजर सानी की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि हमने आपको मुकम्मल सेहतयाब होने के लिए जमानत नहीं दी थी, क्योंकि उम्र के इस हिस्से में तो शायद वो तवील अरसे तक मुकम्मल सेहतयाब ना हो सकें, क्योंकि वो नौजवान नहीं
बल्कि उम्र के एक ख़ास हिस्से में हैं, लिहाजा हमने आपको इलाज के लिए ज़मानत दी थी, जबकि आपने इन 6 हफ्तों में टेस्ट पर टेस्ट करवाए और इलाज नहीं करवाया। नवाज शरीफ साहब की दरख्वास्त बिलाखिर मुस्तरद कर दी गई। मेरे साथ जो ऑनरेबल पैनल मौजूद है, आपसे तारुफ करवाते हैं। हुकूमत पंजाब का हिस्सा है, चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं हुकूमत पंजाब के सरदार तनवीर इलियास खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया इस्लामाबाद स्टूडियो में। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब सियासी और दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, हमारे साथ मौजूद वीडियो लिंक पे, आपको भी बहुत शुक्रिया। और इमरान खान साहब पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है, हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। इमरान खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इमरान, आपसे आगाज़ करता हूँ। नवाज शरीफ साहब के पास साहब लीगल ऑप्शन है या नहीं, लेकिन सियासी ऑप्शंस क्या बाकी बचते हैं? देखिए, इनके लिए बड़ा प्रॉब्लम ये बनता जा रहा है अमीर अब्बास। एक तो आपका मैंने जो जितनी डिटेल में आपने इसका इंट्रो बताया है वो बड़ा शानदार है, उसके बाद कोई इबाहम रह नहीं जाता। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपने व्यूअर्स को इतना खोल के बताया मामला, जो नॉर्मली हम लोग इस तरह नहीं कर पाते। लेकिन आपने बड़ी डिटेल के अंदर एक एक नुक्ता उठा के और वो सारी चीजें सामने रखी हैं जिसको छुपाने की नॉर्मली कोशिश की जाती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू। अब मैं मुद्दे की तरफ अगर हम आए तो मामला ये है कि हाउस ऑफ शरीफ के अंदर 2-3 पैरेलल चीजें चल रही हैं। एक तो इंटरनल डिवीजन है, जहां शहबाज शरीफ साहब से कहा जा रहा था कि आप फ्रंट पे आके इस लड़ाई को लड़ें। अब वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो हालिया जो इकदाम हुए हैं और जो सूरत सामने आई है, उनके अपने अकाउंट्स के हवाले से, जाली अकाउंट्स के हवाले से, और जो उनके फ्रंटमैन सामने आना शुरू हुए अजीबो गरीब किस्म के, कोई रेडी वाला है, कोई पापड़ वाला है, कोई बेचारा मरा हुआ आदमी है जो 21 साल पहले मर गया, उसके अकाउंट से भी पैसे आ रहे हैं। तो इस किस्म की अजीबो गरीब सूरत का सामना जब शहबाज शरीफ को करना पड़ा, तो जरदारी साहब बड़े दलेर आदमी है। चाहे आप उनका पेट फाड़ें, चाहे आप उनको सड़कों पे घसीटें, जो भी करें, वो दलेर आदमी है। वो सामना करना चाह रहे हैं इस सिचुएशन का भी। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल ज़हनी तौर पे तैयार नहीं है इस सिचुएशन का सामने करने के लिए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब बार बार कह चुके हैं कि एक ढेले की करप्शन अगर साबित हो गई या 2 नंबरी साबित हो गई, तो मैं जो है वो जो मर्जी कौम मेरा गिरबान पकड़ ले आके। तो अब शहबाज शरीफ साहब फ्रंट पे आने के लिए तैयार नहीं है। इमरान साहब, माजरत, शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि वो वापस आने के लिए भी तैयार नहीं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मुझे कब्र से निकाल कर भी लटकाया जाए अगर साबित हो गई। अब जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, वो अभी साबित हो रहा है। अब मामला ये है कि शरीफ खानदान चाहता है कि शहबाज शरीफ आके लड़ाई लड़ें, जैसे नवाज शरीफ साहब ने लड़ने की कोशिश की थी और वो लड़ने के अब काबिल नहीं रहे, वो रिटायर हो गए। अब शहबाज शरीफ साहब उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो ये एक डिवाइड अब पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है और पार्टी ने उससे निकलने का फैसला करते हुए शहबाज शरीफ साहब को इररेलेवेंट किया है। अब देखना यह है कि शरीफ खानदान के पास से ये रेत की तरह फिसलता हुआ इक़्तिदार जो है, पीएमएलएन के इक़्तिदार की बात कर रहा हूँ, पार्टी का कंट्रोल, वो रेत की तरह उनकी मुट्ठी में से उनके फिसल रहा है। वो कब तक उसको कंट्रोल कर पाते हैं, ये अब मुश्किल लग रहा है। नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से देखिए, वो एक बुजुर्ग आदमी है, उनकी उम्र ठीक ठाक है। दूसरा, वो अब से बीमार नहीं है, वो बड़े लंबे अरसे से बीमार है। जब मियां नवाज शरीफ साहब अपोजिशन में थे, हुकूमत में नहीं थे, सन 2008 से लेकर 2013 तक, तब मेरे पास रिपोर्ट थी और उनके एक डॉक्टर जो है वो मेरे दोस्त ही हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। वो डॉक्टर मुझे बताते थे कि मियां साहब ज्यादा देर तक अगर बैठ जाए तो इनके पाँव सूज जाते हैं। अच्छा। इनको इंजेक्शन भी देने पड़ते हैं, इनको मल्टीपल मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उस दौर में भी, जब ये वजीर आजम नहीं बनने थे। तो उसने ये कहा था कि अगर ये आदमी वजीर आजम बन गया, मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हुए, तो फिर इनके मेडिकल इश्यूज को लगातार साथ साथ एड्रेस करना पड़ेगा और ये कैसे डिलीवर कर पाएंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने तीसरी मरतबा, उसके बाद 4 साल तक वो रहे। 4 साल के बाद उनको अदालत की तरफ से हटाया गया, तो तब डॉक्टर्स ने उनको ये कहा था, ये मैं जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब को डॉक्टर्स ने ये कहा था कि मियां साहब आपकी बॉडी इस स्ट्रेस को नहीं उठा पा रही, इतने बड़े स्ट्रेस को आपकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, आप कुछ भी करें, मैनेज करें, आप यहां से निकल जाएं और इस सारी सूरत हाल से अवॉइड करें। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है वो उन डॉक्टर्स की राय पे तवज्जो नहीं दी और वो बज़िद रहे और फिर गिरफ्तारी देने के लिए पाकिस्तान वापस भी आए। अब मामला यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब के प्रॉब्लम तो वही है मेडिकल के जो पहले थे जब वो इक़्तिदार में थे। बिल्कुल इन्हीं प्रॉब्लम्स का उन्होंने फायदा उठाया जब वो गिरफ्तार थे और पीएमएलएन ने पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा महाज खड़ा कर दिया कि जी मियां नवाज शरीफ साहब के खुदा ना खास्ता जान को खतरा है और ये एक कत्ल की तरह की साजिश बना दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ। पीपल्स पार्टी को सूट करता था, वो भी उनके साथ खड़ी हो गई। तो उस वक्त एक ऐसा फैसला आया जिससे पीएमएलएन के ऊपर एक प्रेशर बन गया। उन्होंने कहा जी आप निकलें और जाके अपना इलाज करवाएं 6 हफ्ते के अंदर और वापस आके आप गिरफ्तारी दें। सही है। अब इससे 2 सूरत पैदा होगी। पीएमएलएन को यह लगता है कि जो भी चीज पाकिस्तान में होती है वो एस्टेब्लिशमेंट करती है। हाँ।
क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट उनको हमेशा इक़्तिदार अच्छा, में लेके ये अब पीपल्स पार्टी को भी यही लग रहा है, सिर्फ नून लीग को नहीं, उनको भी पीपल्स यही पार्टी लग को रहा भी यही लग रहा है। देखें, अब जो मजे की चीज हुई है, पीएमएलएन को जब ये महसूस हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट शायद उनके साथ कोई डील करने जा रही है, ये जो अदालत से उनको रिलीफ मिला है, इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, पीएमएलएन खुश हो गई और पीएमएलएन ने अपनी जुबान बंद कर दी और जरदारी साहब के हक में बोलना भी बंद कर दिया। इसका दोहरा फायदा हो गया पाकिस्तान में एहतसाब करने वाले इदारों को। एक तो ये कि मियां नवाज शरीफ साहब की जुबान कुछ अरसे के लिए बंद हो गई, मियां नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब का साथ देना बंद कर दिया उनके केसेस में। अब जरदारी साहब अपने केसेस को लड़ने के लिए अकेले हो गए, ये एक नई सूरत पैदा हो गई। और पीएमएलएन को वो इस धोखे में रहे कि शायद हमारी डील हो रही है। शहबाज शरीफ साहब भी इसी धोखे में मारे गए। अब पता चला कि शहबाज शरीफ साहब को भी भागना पड़ गया, वो भी निकल गया, पता नहीं वापस आते हैं या नहीं आते। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को आज बहुत बड़ा धचका पहुंचा है। अब सिर्फ इनके पास एक ही रास्ता है अभी, और वो ये है कि किसी तरह इनकी सजा मुअत्तल हो जाए, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं। पाकिस्तान ने 27 अरब डॉलर अगले 2 सालों में देने हैं। बिल्कुल, वो पैसा हफीज शेख ने भी और जितने भी मालियाती एक्सपर्ट्स हैं हुकूमत को, उन्होंने बता दिया जी हम ये पैसा पैदा नहीं कर सकते। अच्छा, उसका चेयरमैन नैब ले लेके ये पैसे उतारने पड़ेंगे। ये पैसा आपको बरामद करेंगे तो आपके पास आएगा। उसका चेयरमैन नैब ने, पाकिस्तान इतना बड़ा पैसा जनरेट नहीं कर सकता। उसका चेयरमैन नैब ने कल जिक्र किया। मैं जरा आगे चल के वो भी आपको दिखाता हूं जिधर आप इमरान इशारा करें। जनरल साहब, अब देखिए, अदालत तो यहां तक कर सकती है कि वो किसी की दरख्वास्त के ऊपर फैसला कर सकती है कि अगर कोई कानून को डिच करने की कोशिश कर रहा है तो अदालत उस पर अपना फैसला करके और उसको एक्सपोज कर सकती है किसी हद तक। लेकिन अब अगर ये सियासत करेंगे जैसे पहले उन्होंने सियासत की, यानी अभी आप देखेंगे कि आने वाले 1-2 दिनों में दोबारा से मरियम बीबी का ट्विटर जो है वो ट्वीट पख पख करना शुरू हो जाएगा, और इसी तरह से बाकी जो इनके सोशल मीडिया के लोग हैं वो भी शुरू कर देंगे। तो अब सियासत के ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं लगाएगा, और ये सियासत करेंगे मियां साहब की बीमारी पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वो सियासत तो करेंगे, लेकिन जो सूरत हाल अभी बन रही है उसमें 2 पहलू बड़े अहम हैं। एक तो ये कि जो शवाहिद आए हैं वो डॉक्यूमेंट्री हैं और उसमें बैंक की डॉक्यूमेंट्स भी हैं, और उसके साथ साथ मनी चेंजर्स वगैरह के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। लिहाजा ये केस यूँ बनता नज़र आ रहा है कि आप उसमें दुनिया को ये कह के खलाई मखलूक या बोर्ड को इज़्ज़त दो, ये कह के तो आप अपने आप को बचा नहीं सकते। ये चीज़ें खुलती जाएंगी। दूसरी तरफ मसला ये है कि मियाँ साहब तो बीमारी का सिलसिला करके बाहर जाना चाह रहे हैं कि इलाज हो जाए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब उनका तकरीबन साथ छोड़ के वो बाहर बैठे हैं, और उनकी कोशिश ये थी कि किसी तरह वहाँ कोई अरेंजमेंट बन जाए और वो पैसा वापस करके तो अपने आप अपनी खलासी करा लें। लिहाजा ये एक ऐसी सूरत हाल बन चुकी है जहाँ, जैसे इमरान कह रहे थे कि एक तो फैमिली के अंदर एक डिवाइड मौजूद है, दूसरे फंदा जो है वो भी तंग होता नज़र आ रहा है। जो पीछे आपको हमजा शहबाज गरजते नज़र आए थे, वो गरज चमक भी उनकी तकरीबन मान पड़ चुकी है। तो इस लिहाज से जो सूरत हाल उभरती आ रही है उस पर सियासत करना बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, मैं इस फैमिली का या जो मियाँ साहब, उनकी बेटी या जो बच्चे बेटे वगैरह, उनकी अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने पिछले 2-4 साल में इतने झूठ बोले हैं और उसमें उनको कोई दरेग नहीं होता, ना कोई उसमें वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं। वो कतरी ख़त हो, अल्हम्दुलिल्लाह अपने होम अपार्टमेंट हो, कुछ हो, वो चीज़ जो है वो बड़ा उसमें अब डिपेंड करता है कि वो झूठ बोल बोल के किस हद तक अपनी मजलूमियत बताते हैं और अवाम उसको कैसे देखते हैं। ये एक ऐसा मसला है जो थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि उससे कुछ उबाल पैदा हो सकता है, लेकिन चीज़ें ऐसी हैं कि वो इनको अब मोहलत नहीं दी जाएगी, मोहलत नहीं मिलेगी। सो मेरा ख्याल है कि वो भी खुद लिखी हुई तहरीर दीवार पे पढ़ रहे हैं, वरना इतनी जल्दी वो यूँ नहीं करने वाले थे कि मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब बाहर चले गए और वहाँ से नहीं आ रहे और यहाँ बड़े मियाँ साहब जो हैं वो तलमला रहे हैं बाहर जाने के लिए। ये इतनी जल्दी ये सूरत हाल नहीं बननी थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको अंदाज़ा हो चुका है कि जो कुछ सबूत या जो चीज़ें खुलनी थी वो खुल के सामने आती जा रही हैं, गुत्थियाँ खुलती जा रही हैं और उनके लिए हालात आइंदा मुश्किल होंगे। तो मेरा ख्याल है सियासत की तो बसात आप समझें कि लिपट गई। अब जब सियासत होगी भी तो वो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें वो दम खम होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये बाहर चले जाते हैं, जो आज आपको उनकी पार्टी में थोड़ा बहुत इंतशार नज़र आ रहा है और जो लोग उनके अपने ही लोग जो हैं वो थोड़ा बहुत उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करते नज़र आते हैं, जैसे आपने साद रफ़ीक का सुना, मियाँ जावेद लतीफ़ की तकरार सुनी। वो मसला ये है कि वो भांप चुके हैं इनके लोग साथी कि जिस तरह ये जनरल मुशर्रफ के साथ एक NRO या बातचीत करके मामला फहमी करके तो मुल्क से निकल गए थे, गालिबन अब ये फिर उड़ान भरने वाले हैं।
और ये वो चीज़ है जो उनको अंदर से खाए जा रही, क्योंकि उन्होंने बड़ा दिलो जान से अपना ईमान बेच के इनका दिफा किया था। जब सबको पता था कि भाई इनके मामलात ख़राब हैं, इन्होंने पैसे बनाए, लेकिन उन्होंने अपनी सियासत के खातिर और इनकी जो इनकी अजारादारी थी पार्टी पे, उसके लिए अक्सर लोगों ने अपने ईमान को बाला ताक रख के तो उन्होंने इनका दिफा किया बड़ा ज़ोर शोर से। आज वो लोग जो हैं वो बड़ा नुकसान महसूस कर रहे हैं। उनको फीलिंग हो रही है कि उन्होंने कमाया क्या, खाया क्या, यानी अपना ईमान भी हाथ से चला गया और बिल आखिर ये लोग भी चले जाएंगे तो जिनके साथ नौकरी बनाई थी वो तो काम ना आए। सही। तो ये एक बड़ा मसला है जिससे पार्टी में इंतशार का एक खदशा है। अगर ये इंतशार बढ़ता है तो आप सोचें कि इनकी सियासत कहाँ जाएगी। सो ये वो हालात हैं जो बढ़ते नज़र आ रहे हैं और चंद दिनों में ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी आपके सामने। बिल्कुल ठीक है सरदार साहब, इससे पहले भी कोई ऐसी चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई कभी जब मियाँ साहब बीमार रहे, जेल में रहे, कि हुकूमत पंजाब मियाँ साहब का इलाज नहीं कर रही। अब तो मियाँ साहब के पास इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है कोई कि वो अपना इलाज पाकिस्तान से करवाएं, और चूँकि वो रियासत के कैदी हैं इस वक्त, वो जेल में होंगे और जो कैदी है उसकी ज़िम्मेदारी रियासत पर है उसके इलाज की, तो ज़िम्मेदारी हुकूमत पंजाब की है कि वो मियाँ साहब का इलाज करवाएं। अब मियाँ साहब खुद अगर कहें कि जी मैंने इलाज नहीं करवाना, जिद कर दें जैसे पहले वो जिद कर गए थे, करवाऊंगा तो बाहर ही करवाऊंगा, नहीं करता बात है, हुकूमत किस हद तक आगे जाएगी मियाँ साहब को फैसिलिटेट करने? देखिए, अभी ये जो अदालत ने उनको एक रिलीफ दिया था 6 हफ्ते का, इससे पहले पंजाब हुकूमत का आपने देखा कि बड़ी कमिटमेंट थी, और किसी भी एतबार से कोई ये नहीं कह सकते कि वो ये कहें कि जी फ़लाँ टाइम पे उनको डॉक्टर की रिक्वायरमेंट थी। ये ठीक है, मियाँ साहब ज़िद करते रहे, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने अपना फ़र्ज़ अदा किया और उनको हर मुमकिन वो सहूलियात दी। इसमें देखें जो सबसे बड़ी जो चीज़ मैं समझता हूँ कि वो PMLN की जो क़यादत है इनको भी समझनी चाहिए, और वो हमारे पूरे मुल्क में पता है कि आपके पास जो डॉक्टर्स हैं, और स्पेशली हमारे पास जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर डॉक्टर हैं, वो माशाल्लाह बड़े मंजे हुए डॉक्टर थे, वो मोस्टली फॉरेन क्वालिफाइड डॉक्टर थे और वो बड़ी अच्छी पोजीशंस के ऊपर हैं, और वो PMLN के दौर में भी थे, और उन्होंने जिन डॉक्टर्स का रिकमेंड किया उनको भी हमने मुहैया किया, जो नाम उनकी तरफ से आते रहे वो उनको अरेंज किए जाते रहे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये कोई जवाज़ नहीं बनता कि आप ये अपने डॉक्टर्स के ऊपर आप मतलब है कि इसका अदम-ए-एतमाद का इज़हार करेंगे जी वो कॉम्पिटेंट नहीं है या वो कॉम्पिटेंट इनफ नहीं है या कोई ऐसी इमरजेंसी की सूरत में। तो जिस तरह अभी हमारे दूसरे जो साथी हैं वो इज़हार कर रहे थे कि देखें ये जो बीमारियां हैं इनका एक लॉन्ग रन एक ये चलने वाली बीमारियां हैं जिनकी ट्रीटमेंट उनको चाहिए और ये चलती रहेंगी। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट फुल्ली कमिटेड है कि वो मियाँ साहब हों, उनको एक स्पेशल वो मियाँ साहब एक पार्टी को हेड करते रहें, तो वो हूँ या कोई भी कैदी होगा जो स्टेट का प्रिजनर होगा उसको जो फुल्ली जो रिक्वायरमेंट है हेल्थ के हवाले से, मैं ये समझता हूँ कि उसकी जो है वो हर हुकूमत करती है, और पंजाब हुकूमत इस वक्त फुल्ली फंक्शनल है इस हवाले से। और हम नहीं समझते कि किसी एतबार से किसी को ये इसका कोई मायूसी का इज़हार करना चाहिए कि जी उसको वो सहूलियात नहीं मिलेंगी। ये जो आज उनको रिलीफ नहीं मिला ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जिन ग्राउंड्स को आपने अपने इंट्रो के अंदर बयान किया बड़ा डिटेल के अंदर, तो ये एक्सपेक्टेड था। अब ये जो हरस साहब ने आज वहाँ पे जो ग्राउंड्स उठाई हैं और उसके ऊपर अदालत में आपने देखा कि जो एनवायरनमेंट उन्होंने बड़ा रोप डालने की कोशिश की है आर्य साहब ने, मेडिकल बड़ी भारी भारी मेडिकल टर्म्स इस्तेमाल करके, लेकिन अदालत को तो पता है कि एक्सपेक्टेड था। और मैं ये समझता हूँ कि 6 हफ्ते का जो रिलीफ मिला था ये भी अनप्रेसिडेंटेड था, लेकिन ये है कि उसको सब ने कहा जी ठीक है, अदालत ने एक फ़ैसला किया, अच्छी बात है, मियाँ साहब को टाइम मिल गया कि वो अपनी ट्रीटमेंट करा सके। तो मेरा ये ख्याल है कि ये आज वाला जो रिलीफ था ये होना नहीं था, लेकिन आगे किसी को कोई इस एतबार से कोई किसी को मायूसी नहीं होनी चाहिए या सोच नहीं होनी चाहिए कि जो उनकी कैद के दौरान जो उनकी हेल्थ के हवाले से कोई परेशानी हो सकती है, वो पंजाब हुकूमत के पास सारे वसाइल मौजूद हैं। और मेरा ख्याल है कि किसी किस्म की जो उनकी ज़रूरत होगी हेल्थ के हवाले से वो हुकूमत रिलीफ देती है, और वो हर किसी को देती है, हर शहरी का हक बन रहा होता है। वो बेशक कैदी होता है, उसको जो रिलीफ उसका हक बनता है, उसको बीमारी होती है, डॉक्टर मौजूद है, अगर इवन किसी को एडमिट करना होता है एडमिट भी हो जाते हैं, बाईपासिस भी होते हैं, हर तरह के ऑपरेशन भी होते हैं। तो ये कैद के दौरान ये चीज़ें सारी होती हैं और उनको भी ये मिलती रहेंगी। तो ये जो पॉलिटिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो वावेला किया जाता है या पॉइंट स्कोरिंग की जाती है वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो आपको पता है पॉलिटिकल माइलेजेस के लिए किया जाता है। बल्कि ख्वाजा हारिस साहब से आज जब जरा कर रहे थे ख्वाजा हारिस साहब और इस्तफसार किया चीफ जस्टिस साहब ने, तो ख्वाजा हारिस साहब ने प्रिजन रूल्स का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि जी ये जो प्रिजन रूल्स हैं ख़ास ये मियाँ साहब पर अप्लाई नहीं होते। तो फौरी तौर पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि प्रिजन रूल्स लाए जाए, और फिर चीफ जस्टिस साहब को और बाकी दोनों जजेस को प्रिजन रूल्स जो है पाकिस्तान के वो किताब मुहैया की गई और उस पर चीफ जस्टिस साहब ने पढ़ा कि प्रिजन रूल्स में क्या कहा गया है। जो इमरान खान साहब ने बात की, चेयरमैन नैब ने कल किया है कि जो $95 अरब कर्जा था पाकिस्तान के ऊपर, वो कर्जा कैसे बनाए,
उसकी क्या वजूहात हैं और अब वो कर्जा कैसे उतारा जा सकता है, ये ज़रा सुनवाएं चेयरमैन ने आपने क्या कहा। इस वक्त मुल्क 95 अरब डॉलर से ज़्यादा का मकरूज़ है। मुझे ये बताएं कि आपको 95 डॉलर अरब मुल्क में कहीं नज़र आए हैं खर्च हुए हुए? हाँ, आपको दुबई में टावर ज़रूर नज़र आए हैं, आपको गैर मुल्क में जायदादें ज़रूर नज़र आए हैं, आपको पनामा जैसे चीज़ें आपकी नज़र से ज़रूर गुजरी होंगी। अगर ये 95 अरब रुपया पाकिस्तान में खर्च होता तो आज हम कशकोर लेकर दर बदर न फिर रहे होते। जी इमरान खान साहब, ये पैसा ऐसे ही बरामद होगा। और अमीर अब्बास देखें, आप हम सब करप्शन की बात करते हैं बार बार, जिस तरह ये अपने परों से पानी उतारते हैं लीडर। अगर इन्होंने करप्शन नहीं की तो करप्शन की किसने है और ये पैसा गया किधर है? सारी दुनिया जानती है किसने करप्शन की है, कैसे करप्शन की है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अभी आज मेरे पास से कुछ डॉक्यूमेंट्स आए, ये थोड़े दिन पहले भी आए थे, लेकिन आज मैंने उनको डिटेल में पढ़ा है। लाहौर के अंदर दर्जनों पेट्रोल पंप थे जो सरकारी मलकियत थे। आपको पता उनका महाना किराया कितना था? किसी का महाना किराया था 500 रुपए, किसी का महाना किराया था 300 रुपए, किसी का महाना किराया था 800। और साइकिल नहीं मिलती किराए पे, इतने रुपयों पे साइकिल किराए पे नहीं मिलती। आपने पेट्रोल पंप किराए पे दिए हुए थे और कानून के मुताबिक दिए हुए थे। और अब जब उनके किरायों में इजाफा हुआ है तो 2-2 हजार गुना इजाफा हुआ है। वो 1 करोड़ से ज्यादा की बोलियों में वो गए हैं, जिनके हजारों रुपए लिए जा रहे थे वो करोड़ों में जा रहे हैं। ये थे करप्शन के वो जराए और तरीके। कुछ हमारे जैयत साफी भी है ना, की जाती, कुछ जैयत साफी भी है, उनके भी शायद को पेट्रोल पंप लाहौर में थे कोई। हाँ जी बिल्कुल, उनका जो पेट्रोल पंप था ना वो बनता था महाना को 500-600 रुपए में, और अब वो कोई 1.5 करोड़ में या शायद इससे ऊपर में गया। मुझे ये नहीं पता कि अब वो कितने में गया, लेकिन उसका भी 1,500 गुना का फर्क पड़ा उसका भी। तो अब आप अंदाजा लगाएं, जब इस किस्म की नवाजिशें नवाज शरीफ साहब के दौर में की जाएंगी तो ये करप्शन नहीं है तो और क्या है? लेकिन ये वो करप्शन है जिसको आप कागजों में नहीं पकड़ सकते। वो जो पेट्रोल पंप का मालिक है जिसने चूस लिया कौम का खून और वहां से अरबों रुपए उसने बना लिए, करोड़ों रुपए उसने बना लिए, जो उसको चलाता रहा पिछले 10-20 साल, वो कहेगा जनाब मेरे से हुकूमत ने ये किराया तय किया था, मैं उनको किराया दे रहा था, आपको क्या तकलीफ है, मैं क्यों दूं ज्यादा पैसे? तो ये 2 नंबरियां चल रही थी। मैं आपको एक और हैरत की बात बताता हूँ। अमीर अब्बास, ये तरीके इंसाफ की हुकूमत आई है तो बिजली महंगी हो गई है। आप हैरान होंगे, मैंने अपने पिछले 5 महीने के बिल निकाल के देखे हैं और पिछले साल के 5 महीनों के बिलों के साथ इसको कंपेयर किया है। मेरा इस मरतबा बिल अब कम आ रहा है बिजली महंगी होने के बावजूद, क्योंकि मुझे वो इजाफी 2 नंबर यूनिट नहीं पड़ रहे जो इससे पहले मुझे वापडा वाले डालते थे करप्शन के जुमरे में। ये साथ मेरे फैक्ट्री एरिया, उसका बिल जो है वो सारी सोसाइटियों में वो शिफ्ट कर देते थे और वहां उनके साथ मिलीभगत करते थे। तो कहीं ना कहीं जब आप करप्शन को रोकते हैं तो एंड यूजर को उसका फायदा होता है। इन्होंने करप्शन तो किया बेशुमार और अब वो पकड़ी जा रही है। कुछ साबित होगी, कुछ नहीं साबित होगी, लेकिन देखिए ये फैसला पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान की आवाम को इस बात को समझ के ये फैसला कर लेना चाहिए कि आप रहमदिली ना दिखाएं, मेहरबानी करें, आप तरस ना खाएं। आपके क्लिप्स में बार बार देखता हूं अमीर अब्बास, जिसमें आप दिखाते हैं फला मुल्क के अंदर फला बंदा पकड़ा गया, उसने करप्शन की, उन्होंने बेल आ गया तो साफ किया, किसी ने नहीं कहा जमहूरियत खतरे में आ गई है। फला मुल्क के अंदर फला बंदा पकड़ा गया, किसी ने नहीं कहा जनाब के तरस खा लो और मेडिकल ग्राउंड के ऊपर या फला चीज के ऊपर इसको छोड़ दो। वो सरेआम सजाएं दे रहे हैं। तो पाकिस्तान में हमें क्यों तरस आता है, हमें क्यों मौत पड़ती है सजाएं देते हुए? जब ये हमें लूट रहे थे, हमारे हिस्से का माल खा रहे थे, तो तब तो हमें नहीं तकलीफ हो रही थी। अब हमें तकलीफ हो रही है जब इनसे हिसाब लिया जा रहा है। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि तकलीफ किसको हो रही है। इन 30 सालों के अंदर इन्होंने एक बहुत बड़ा तबका पाकिस्तान में पैदा किया है, सियासतदानों ने मिलकर, और इसके लिए तकरीबन सारी सियासी जमातें कसूरवार हैं, जो स्टेटस को की जमातें हैं। वो तबका बेनिफिशियरी है इनके करप्ट निजाम का। दाता दरबार आप चले जाएं लाहौर में, तो वहां जो जूतियों का ठेका है ना, वो भी वहां के मकामी एमएनए ने दिया हुआ है कि ये जूतियों के जो ठेके हैं 4 जगहों पे, दरवाजों पे, ये 1 रुपया आपने फी जूती वसूल करना, ये भी दिया हुआ है। मुझे जो नासिरबाग के बाहर 10 टक्के बैठा हुआ है 2 घरों में, उसका ठेका भी उसको दिया हुआ है। मुझे एक ब्रेक के ठेके इन्होंने दिए हुए हैं। एक ब्रेक का छोटी बड़ी चीज का ठेका हर जगह बिल्कुल सही है। ये छोटे छोटे ठेकेदारों से लेके ये बड़े बड़े सियासी ठेकेदारों तक इन सब का एक नेक्सस है जो आप बता रहे थे। एक ब्रेक का कहा जा रहा है इमरान, एक ब्रेक, आपको पता है ब्रेक मजबूरी है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो आपने क्लिप की बात की है, ब्रेक के बाद आपको क्लिप दिखाते हैं।
ब्रेक के बाद कुछ आमदेद। ब्रेक के दौरान बम फट गया है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का। वो ज़रा सरदार साहब से उस पर सवाल करते हैं कि हुकूमत ने क्या किया है। लेकिन एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो पहले करप्शन की बात हो रही थी। तो जो इदारे हैं करप्शन को रोकने के लिए, जब सियासतदान और जो करप्ट सियासी अशराफिया है जब वो चढ़ाई करती है, जब वो रोप डालते हैं इन इदारों के ऊपर, इनको बुली करने की कोशिश करते हैं, असल में जमहूरियत दीवार से नहीं लगती है, ये उन इदारों को जब दीवार से लगाने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि वो दीवारें, वो जो इदारे हैं वो बाज़-औक़ात डिफेंसिव पोजीशन इख्तियार कर लेते हैं, वो रुक जाते हैं अपने काम से। ये ज़रा एक लाइटर नोट पे ये इंडियन एक मूवी का क्लिप है, ये आपको दिखाते हैं कि CBI, जैसे यहाँ पे नैब या एंटी करप्शन है, वहाँ पे CBI जो इदारा है वो करप्शन के खिलाफ काम करता है। तो इदारों में जान ऐसे होनी चाहिए, नैब वगैरह में डरना नहीं चाहिए इनको रेड से। ये ज़रा दिखाएं। राइट जी, इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी तो हमने आपको एक क्लिप दिखाया। जनरल साहब, नैब कहीं रेड करती है तो ये नैब पर चढ़ाई कर देते हैं, नैब को गालियां देते हैं, उसे काला कानून कहते हैं। नैब अगर कुछ खवातीन को बुलाए उनसे सवाल जवाब करने के लिए तो ये कहते हैं कि जी खवातीन की इज्जत और हurमत पामाल हो रही है। नैब फ़ौरन डर जाता है, कहता है जी नहीं बुलाते, सवालनामा भेज देते हैं। तो ये इदारों को अब जुर्रत करना होगी। अगर इदारे डिफेंसिव हो जाएंगे तो ये लोग तो चाहते ही हैं। देखिए, बात यह है कि नैब की परफॉर्मेंस पे इसी वजह से सवाल भी उठते हैं। अगर आप देखें तो वाहिद केस मियां नवाज शरीफ साहब वाला है जिसमें सज़ा हुई, लेकिन वो केस भी GIT ने तहकीक की थी, नैब ने नहीं की थी। GIT की तहकीक के ऊपर भी जो रेफरेंसेस पाए गए वो कमज़ोर रेफरेंसेस थे, जिनकी वजह से आपने देखा कि जो जजमेंट्स आई वो उनके ऊपर सवालात उठने शुरू हो गए और इसी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इनको ज़मानत भी मिल गई उसमें। तो नैब की अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो वो तो इस तरह की है। आपने देखा कि जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ उनकी अपील चल रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो नैब के वकील से सवाल किया गया था कि जो एसेट्स आप कहते हैं बियॉन्ड मीन्स, आपने एसेट्स की वैल्यू क्या लगाई है? तो उन्होंने कहा जी मुझे पता नहीं, गूगल करके देख लें। फिर जब सुप्रीम कोर्ट में अपील के ख़िलाफ़ अपील हुई तो आपने देखा कि वहाँ पे नैब के वकील से 3 दफ़ा पूछा गया कि ये आपने अपील जो की है वो क्यों की है, मेरिट क्या आपका? उसने कोई जवाब नहीं दिया। सो नैब अपने गूंगे वकील भेजता रहा वहाँ पे। तो नैब का भी एक किरदार ऐसा है जहाँ जैसे जावेद इकबाल तो बड़े बुलंदबांग दावे करते हैं और वो करते हैं तो दुरुस्त करते होंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी अजीबोगरीब है। आप राजा परवेज़ अशरफ का केस देख लें, यूसुफ गिलानी का देख लें, बरस से चल रहे हैं, वो भी फेरे लगाते हैं, हुकूमतें बदल जाएंगी, ये लोग बच निकलेंगे। जो भी केस लंबा होता जाता है वो बिल आखिर उसमें बचत का रास्ता निकल आता है और लोग छूट जाते हैं। तो मेरा ख्याल है दावों से ज़्यादा आपका अपना काम सामने नज़र आना चाहिए। आप अपने अदारे की अहलियत बढ़ाएं, उसमें अगर लोग कमज़ोर हैं तो आप लोग अच्छे लें, उनके बाहर ट्रेनिंग का इंतज़ाम करवाएं। अगर नैब के चेयरमैन जो हैं उनको अपने अदारे की साख बचानी है तो उनको ये ख़ुद इस्लाहात करनी चाहिए। मैंने तो अभी तक देखा नहीं किसी की कन्विक्शन हुई है सिवाय नवाज शरीफ साहब के, और मैंने बता दिया कि वो केस जो है वो GIT का तैयार करता था। अब ये जो केसेस बाकी के चल रहे हैं ये लंबे होते जा रहे हैं। आपने देखा शहबाज शरीफ साहब वाला, वो ये फवाद हसन फवाद वाला किस्सा देख लें, यहाँ चीमा का देख लें, वो रोज़ सुनते हैं कुछ निकल आया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन केस तो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। वो लोग जो हैं उनका आगे कोई रेफरेंस नहीं आ रहा, कोई ट्रायल नहीं हो रहा है। तो ये वो दुख है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ नैब की अपनी परफॉर्मेंस भी बड़ी हद तक क्वेश्चनेबल है। क्वेश्चन उस पर उठते हैं, सवालात उठते हैं, और जो बाहर से लोग उनके ऊपर बात करते हैं कि जी ये काला कानून है, ये वो तो खैर अपने करप्शन वगैरह की वजह से उनके मसाइल हैं कि वो हर चीज़ को बुरा भला कहेंगे, लेकिन नैब ने भी आज दिन तक वो डिलीवर नहीं किया जो कौम उससे तवक्को करती है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है ये दोनों तरफ से एक सवाल है जो कि अदारे की दुरुस्तगी से ताल्लुक़ है। आपका FBR ले लीजिए, SCCP ले लीजिए, आप ये जो FIA है उनका ले लें, ये सब अदारे हैं जो कि अपनी असल परफॉर्मेंस जो इनकी होनी चाहिए उससे बहुत कम पे परफॉर्म कर रहे हैं और उन पे सवालात हैं। तो मेरा ख्याल है अदारों को दुरुस्त करने की तरफ पहले हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए थी ताकि इनको मुनासिब रिजल्ट मिलते। बिल्कुल सही। हम ब्रेक में गए हुए थे, हमने वापस आने सोचा कि कोई अच्छी खबर देंगे अपने लोगों को, व्यूअर्स को, लेकिन खबर अच्छी नहीं है सरदार साहब। 8 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया है और 4 रुपये 89 पैसे डीजल महंगा हो गया।
आप ठीक कह रहे हैं। देखें 2 दिन पहले भी समरी वैसे 14 रुपए की थी पेट्रोल की, लेकिन जी वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसी को भिजवाई थी। उसमें देखें ऐसे है कि आपने खुद देखा 2 दिन पहले जब पीटीआई की उसमें एनिवर्सरी के दौरान प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस चीज़ का खुद इज़हार किया कि जी हम महंगाई को रियलाइज़ कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस ऐसी हैं कि आपको पता है ये इंटरनेशनल मार्केट के साथ लिंक होती है और इसमें इंपोर्ट फैक्टर आपका बहुत ज़्यादा है। हमारी अपनी डोमेस्टिक तो इतनी प्रोडक्शन है नहीं कि आपको आवाम को रिलीफ दे सकें। लेकिन ये मैं आपको एक अश्योर करवाता हूँ आपके प्रोग्राम में कि इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में देखेंगे जो हालात कंट्रोल होंगे तो इंशाल्लाह आवाम का जो रिलीफ है वो प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की, तो इंशाल्लाह लोगों को रिलीफ मिलेगा। ये टेम्प्रेरी फेजेस आते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये चूँकि एक ऐसा कड़वा घूंट था कि शायद आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, इस तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन यह कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि प्रायोरिटी जो हम ये चाह रहे हैं कि जी हमारी कमिटमेंट है कि आम आदमी रिलीफ महसूस करेगा। एक जो चीज़ मैं इस दौरान ब्रेक के दौरान भी सोच रहा था आपसे बात करूं, देखिए हमें एक एज ए कॉम इतना मैच्योर हो जाना चाहिए कि हम ये देखें कि ये जो लोग हम पे रूल करने के लिए आते हैं ये कौन है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं, ये कोई वासराय के कज़न्स हैं कि ये सिर्फ जब इक़्तिदार में होंगे तो इस मुल्क में ठहरेंगे। सही है ना ये अपना पैसा इस मुल्क में रखे हैं, ना ये लोग इस मुल्क में रहने के लिए ना बच्चे यहाँ रखते हैं, ना इलाज यहाँ रखते हैं। देखें पढ़ाइयाँ भी ये बाहर ही करते हैं, पैसा बाहर रखते हैं, बिल्डिंगें बाहर। ये क्या हो रहा है? मतलब मेरा ये ख्याल है कि आम आदमी को इतना शऊर आ जाना चाहिए कि देखे कि इस आदमी किसी भी आदमी को जिसको आप अपना लीडर चुनते हैं या उसको मुंतखब करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि जी वो आपको लीड करे, उसका इस मुल्क के साथ स्टेक कितना है, क्या वो इस मुल्क के साथ रहना चाहता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर वो आदमी जब वो सीट पे नहीं होता, जब वो इक़्तिदार पे नहीं है तो वो बाहर भागना चाहता है। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। तो हमें इस तरफ ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए और आम आदमी को शऊर में लेना चाहिए कि जी ये ज़्यादती है, इस मुल्क के साथ ज़्यादती है, कौम के साथ ज़्यादती है कि जो हुक्मरानी तो हम पर करेंगे, हमें सिर्फ रूल करने के लिए आते हैं। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी एक ख़ास मकासद के साथ आई, वासराय आते थे, रूल किया, चले गए। ये ख़त्म होना चाहिए। हमें वो लोग चाहिए जो इस मट्टी से हों, जिनको इस मट्टी के साथ कोई तल्लक हो। तो अदरवाइज सिर्फ इक़्तिदार के लिए तो आप ये देखें ना, अब वो टाइम तो ख़त्म हो गया ना कि पहले दौर में एक आदमी एक जगह से चलता था और कई फतवात करता हुआ जाता था और कई जगह फतह करके, तो ये अब ऐसा निज़ाम ख़त्म होना चाहिए। और फिर दूसरा ये है कि एक ही ख़ानदान में से 10-10 लोग असम्बलियों के अंदर, ये रवायतें भी ख़त्म होनी चाहिए। आप दूसरे लोगों को भी चांस दें, आम आदमी को भी ये चांस दें कि जी दूसरे लोग भी आ सकें। और ये है कि जो पैसे यहाँ नहीं रख रहे, अकाउंट्स यहाँ नहीं रख रहे, रहना यहाँ नहीं चाहते, इलाज यहाँ नहीं कराना चाहते, किसी सूरत आपके साथ उनकी कोई खुशी और गम नहीं है, वो सिर्फ इक़्तिदार के लिए आप उनको चांस दें तो देन एवरीथिंग इज़ राइट। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह लोगों को ज़रूर सोचना चाहिए। ये शऊर का तकाजा है कि कौम शऊर पकड़े। तो मेरा ये ख्याल है कि हम अपने एंड पे हर जगह पे ये आवाज़ ज़रूर बुलंद करें कि लोग ये रियलाइज़ करें कि ये लोग इस मुल्क में क्यों नहीं रहना चाहते। किसको हुक्मरानी का हक होना चाहिए पाकिस्तान। इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि वापस आएंगे या नहीं, क्योंकि अब वो जो जिस अपोजिशन लीडर बनने के लिए उन्होंने इतनी सर धड़ की बाजी लगाई, सर तोड़ कोशिश की चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनने के लिए, अब वो इससे दस्तबरदार हो गए हैं। लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की बीमारी जो है वो भी खुदा ना खास्ता तूल पकड़ लेगी। देखिए वो शहबाज शरीफ साहब जो चाहते थे वो उन्हें मिल गया, उनको बाहर जाने की इजाज़त भी मिल गई। उनको जो है वो ये अपोजिशन लीडर बनने का ये मकसद नहीं था उनका कि वो किसी तरीके से इस हुकूमत के लिए मुसीबत पैदा कर देंगे या बड़ी अच्छी अपोजिशन करेंगे या पाकिस्तान को कोई तरक्की की मंजिलों तक ले जाने में अपना किरदार अदा करेंगे। वो मकसद सिर्फ यही था कि मेरी जान बख्शी कैसे होगी। तो उनको एक रास्ता मिला और वो रास्ता जैसे ही उनको मिला वो पतली गली से निकल गए और अब पार्टी उनको बुला रही है कि आओ आके हमें लीड करो। वो कहते हैं जी इन हालात में मैं लीड नहीं कर सकता। अभी जो खबर आई है उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं हाई कमीशन में और वहाँ से मुबैना तौर पे वो पावर ऑफ अटॉर्नी दे देंगे और वकील को कहेंगे उनके बहाव के ऊपर वो मुकदमा की पैरवी करे। और बीमारी की वजह से मुमकिन है कि शहबाज शरीफ साहब भी अब पाकिस्तान ना आ पाएँ। दूसरा जो पेट्रोल की प्राइस की आपने बात की, देखें हमें ये दो पैरेलल सिचुएशंस चल रही हैं। एक तो चल रही है कि साबका हुकूमतों ने पाकिस्तान को कैसे लूटा, कैसे वो पैसे खाते रहे और उनके पल्ले क्या क्या चीज़ें निकल रही हैं और कितने बड़े बड़े एसेट सामने आ रहे हैं। एक चीज़ ये चल रही है और हुकूमत इसमें हक बजाने बह के बहुत बड़े बड़े कर्जे लिए गए और वो मुल्क के ऊपर नहीं लगे, बल्कि वो पैसे से बाहर मुल्कों में लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी जायदादें बनाई क्योंकि चेयरमैन नैब कर रहे हैं, हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। सेम टाइम में दूसरी तरफ एक हुकूमत चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तब्दीली के नारे के साथ इमरान खान साहब की।
वो हुकूमत भी डिलीवर नहीं कर पा रही। अब उसके रीजंस कुछ भी हों, मैं मईशतदार नहीं हूँ। जो बंदा मईशत को समझता है, जिसने इसके अंदर मास्टर्स किया हुआ है या इससे ज़्यादा तालीम हासिल की हुई है, वो इमरान खान साहब की और उनके इदारों की या मईशतदानों की बात पे यकीन कर लेगा। मैं क्योंकि एक आम आदमी हूँ और एक पाकिस्तान के आम आदमी को ये चाहिए कि वो उनकी बात पे यकीन ना करे, तब तक ना करे जब तक कि उसको रिलीफ उसके दरवाजे पे मिल ना जाए। सही। आम आदमी को आप वादे के सहारे कुछ अरसा तो चला सकते हैं, वो कुछ अरसा इमरान खान को देने के लिए तैयार है, इस बुनियाद पे कि लोगों ने इतना लूटमार किया, एक आदमी आया उसको चेक तो करें। बिल्कुल। हो सकता है वो साल और दे दें, 1.5 साल और दे दें, लेकिन साल 1.5 साल ही है इमरान के पास। इमरान खान साहब को कुछ ना कुछ करके लोगों को 1.5-2 साल के अंदर रिलीफ फराहम करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों की पसली इतनी मोटी नहीं है पाकिस्तानियों की। हम इतने ताकतवर लोग नहीं है कि बोझ उठा के और चलते जाए, हमारे ऊपर पहले बहुत बोझ है। ये बोझ अब हमारे ऊपर से हल्का होगा तो हमें लगेगा कि वो लीडर आया जो पाकिस्तान को सहूलत दे रहा है, वरना फिर इमरान खान साहब को उस लिस्ट में तो आप खड़ा नहीं कर सकते जिन्होंने करप्शन की है, लेकिन वहां आप खड़ा कर देंगे आज से 2 साल के बाद जहां पे नाअहल लोग खड़े होते हैं। राइट, बिल्कुल ठीक है। यानी इमरान खान साहब से ये सवाल नहीं किया जाएगा कि माजी में किसने क्या गलतियां की, किया, लेकिन इमरान खान साहब से ये सवाल तो किया जाएगा, किया जाना चाहिए और रोज़ होना चाहिए कि आप हर आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा कर रहे हैं। कम से कम आप इसके जवाब दें और इसका जवाब तो आपको देना होगा, और हर आने वाले दिन कुछ ना कुछ तो इस कौम के लिए नई उम्मीद आपको लाना होगी। बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब, सरदार तनवीर इलियास खान साहब और अमजद शेब साहब। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।